आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, सो आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है और करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हम देखा था इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हो गया रियोस्टैट, हो गया रेसिस्टेंस बॉक्स, हो गया और बैटरी एलिमिनेटर। ठीक है, आज हम थोड़े से और हायर लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, जैसे गैल्वेनोमीटर हो गया, एमीटर हो गया, और या फिर वोल्ट मीटर हो गया। तो इन सब को हम आज देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा होगा बेसिकली मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो आज हम बेसिकली आज के लेक्चर में हम गैल्वेनोमीटर और एमीटर, और आज सिर्फ गैल्वेनोमीटर देखेंगे। मैं भी नेक्स्ट लेक्चर में छोटा छोटा लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, एक साथ मैं मर्ज नहीं करना चाह रहा। तो गैल्वेनोमीटर का सेपरेट लेक्चर और फिर आगे एमीटर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो अभी जो गैल्वेनोमीटर है, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा ये डिवाइस। मेरे पास एक डायग्राम है, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इसकी खासियत ये होती है कि इससे आप करंट मेजर कर सकते हो सर्किट में, और ये दोनों डायरेक्शन में करंट मेजर करता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव करंट भी मेजर करता है, नेगेटिव करंट भी मेजर करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो सुई है वो 0 पे रहती है इनिशियली, और डिपेंडिंग ऑन करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ। पहला पॉइंट है ये कि इट कैन मेजर स्मॉल करंट। सबसे पहले ये ज़्यादा बड़ा करंट मेजर नहीं कर पाता है, तो गैल्वेनोमीटर बना ही होता है स्पेशली डिफ्लेक्शन वगैरह को मतलब रीड करने के लिए। तो इट कैन मेजर स्मॉल करंट, इट कैन मेजर करंट इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, जो हमारा एमीटर होता है ना, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट मेजर करता है। तो बाकी जो आप आगे पढ़ोगे, जैसे एमीटर, वोल्टमीटर, ये एक्चुअली इस गैल्वेनोमीटर की मदद से ही हम बनाते हैं, तो उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो इट कैन मेजर करंट इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, और ये जनरली जो हमारा यूज़ होता है ये गैल्वेनोमीटर, इसको हम सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सो इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ सर्किट। इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और यदि मैं अब चौथा पॉइंट लिखूँ इस गैल्वेनोमीटर के बारे में, तो इट इज़ यूज्ड एज डिफ्लेक्शन, एक तरह से मेजर करने के लिए। मतलब कभी कभी करंट फ्लक्चुएट हुआ, और या फिर जब हम एक तरह से जॉकी की तरह से, जब जॉकी को हम स्लाइड बैक करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, तो कोई एक नल पॉइंट को निकालने के लिए बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड एज टू मेजर नल पॉइंट। अब नल पॉइंट क्या होता है एग्जैक्टली, वो आपको मीटर ब्रिज में और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। नल पॉइंट मतलब वो पॉइंट होता है जहाँ पे करंट 0 होता है। ठीक है, उस पॉइंट से लेफ्ट साइड में करंट में भी दूसरे डायरेक्शन में हो, और राइट साइड में करंट में भी दूसरे डायरेक्शन में हो, तो हम नल पॉइंट इससे मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका द यूजेज है बेसिकली, आप बोल सकते हो। इस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को सर्किट में यूज़ करते हैं। इससे सिर्फ छोटा करंट ही मेजर कर सकते हैं, स्मॉल करंट, और इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और ये दोनों डायरेक्शन में करंट मेजर कर सकता है। और काफ़ी छोटा, मतलब मिली एम्पियर में हम करंट यहाँ मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मिली एम्पियर, या फिर कभी कभी इवन माइक्रो एम्पियर। तो ज़्यादा एम्पियर्स में करंट मेजर नहीं करते, काफ़ी छोटा करंट मेजर करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ से आपको किसी सर्किट में आपको बस इसको कनेक्ट कर देना है। और रही बात इसके सिंबल की, तो इसको हम जी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में। इस तरह से आपको मेंशन होगा, तो ऐसे जी आपका रहेगा। ठीक है, जैसे मैं यदि कोई सर्किट बनाऊँ, तो मैंने यहाँ रेसिस्टेंस बनाया, यहाँ मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया बैटरी।
ठीक है, ओके। तो अब इसके थोड़े वर्किंग को देख लेते हैं। एक्चुअली इसका वर्किंग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया तो नहीं जाता है, क्योंकि इसका वर्किंग में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आता है एक्चुअली, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ होता है। मगर ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक्चुअली इसके अंदर एक कॉइल होता है, ठीक है, और वो कॉइल और इसके अंदर मैग्नेट भी होता है। तो जैसे इसके अंदर करंट पास करता है उस कॉइल से, और कॉइल प्लेस होता है एक मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब दो मैग्नेट के बीच में कॉइल प्लेस होता है, ठीक है। तो जैसे ही करंट पास करेगा तो आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे ये रूल कि यदि कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में है रखा हुआ तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, यहाँ पे टॉर्क लगता है और उस टॉर्क इस कॉइल को रोटेट करता है। जब ये रोटेट करता है तो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट ये दोनों साइड रोटेट कर सकता है। तो इसका मेन प्रिंसिपल यही है, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल, दो मे बी थोड़ा सा भी समझ में ना आए इसको, तो मे बी इस लेक्चर को आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बाद देखना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे जो एमीटर वगैरह का है उसमें कोई इशू नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है जो कि हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ेंगे। तो इसका मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, रफ डायग्राम। तो सपोज एक मेरा कॉइल है, ऐसे मैं एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ समझने के लिए। ऐसा सीधा नहीं बन रहा है ओके, ऐसा कुछ है। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ से फिर करंट वापस सीधा जा रहा है और ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इसको आपने रखा है कहाँ पे, इसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है। ये हमारा एक कॉइल है, इसको कि कॉइल बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में बना देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको नॉर्थ बना देता हूँ। ये नॉर्थ है हमारा, ये साउथ है, ठीक है। तो अंदर क्या है, अब नॉर्थ से साउथ तक मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में मैंने इस कॉइल को रख दिया है, ठीक है। अब इस पे फोर्स लगता है और फोर्स का फॉर्मूला आता है फोर्स इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। और फिर यार बी आई एल साइन थीटा ये पढ़ोगे आप, बी आई एल साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर, एल हमारा होता है किसी लेंथ पे करंट के अलॉन्ग जो लेंथ होता है, और बी मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन यहाँ पे फोर्स का हम कैलकुलेशन नहीं देखते हैं क्योंकि ये रोटेट करता है इस एक्सिस के अबाउट, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, तो ये रोटेट करता है, ठीक है। और थोड़ा सा रोटेट किया, करंट फ्लो किया, थोड़ा सा रोटेट किया। रोटेट क्यों करता है, टॉर्क के कारण। और टॉर्क का भी आप फॉर्मूला पढ़ोगे, ये एम क्रॉस बी होता है, ठीक है। एम क्या है, एम में ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है आई इंटू ए। तो कोई बात नहीं, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब आगे मैग्नेटिक इफेक्ट में मैं पढ़ाऊँगा। तो फिलहाल के मान के चलो कि कॉइल की जो एरिया होती है, एरिया और करंट उसमें कितना पास कर रहा है, तो जो टॉर्क डिपेंडेंट होता है इन सब चीज़ों पे। टॉर्क का मैं फॉर्मूला लिखूँ तो टॉर्क की जो मैग्नीट्यूड होगी वो मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कुछ एंगल हो गया, ठीक है। तो मैं टॉर्क का वैल्यू लिख देता हूँ बी आई ए सपोज साइन अल्फा है, ठीक है। सपोज कोई एक एंगल हम एज्यूम कर लेते हैं जो कि करंट एलिमेंट मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल बन रहा है, ठीक है। अब वहाँ से उस एंगल से सपोज ये कुछ डिफ्लेक्ट होता है, तो डिफ्लेक्शन जो होता है वो हम लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा शायद एसएचएम में, हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, मतलब एंगुलर एसएचएम में, कि एक टॉर्जनल कांस्टेंट होता है। यदि कोई रस्सी है आपकी, ठीक है, रस्सी ऐसे किसी से कनेक्टेड है, सपोज एक रोप ऐसे टंगा हुआ है, ठीक है, कोई मोटा रोप किसी छत से सपोज, और रस्सी को ऐसे थोड़ा आप टेढ़ा करते हो, उसको ऐंठते हो आप, ऐंठ के छोड़ देते हो तो क्या होता है, रस्सी वापस ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगता है, ठीक है।
ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पे। जो आपने कुछ एंगल घुमा के उसको छोड़ा तो उसके बाद वो ऑसिलेट करने लगता है, ठीक है। तो यहीं और वो उसी को हम c इंटू थीटा बोल देते हैं। मतलब वो जितना आप घुमाओगे टॉर्क जो होता है उसके प्रोपोर्शन होता है। जैसे अपने स्प्रिंग मास सिस्टम में देखा होगा, जितना आप कंप्रेस करोगे फोर्स उसके प्रोपोर्शन होता है। तो टॉर्क में भी ये c इंटू थीटा आता है, मतलब ये थीटा के प्रोपोर्शन होता है। जितना ज़्यादा एंगल घूमेगा उतना ज़्यादा टॉर्क होगा। तो टॉर्क की एक ये भी वैल्यू होती है और c को बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट, टॉर्जनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इस कॉइल का भी एक टॉर्जनल कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे अब क्या होता है, अब देखो ये एरिया कांस्टेंट रहती है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, ये अल्फा भी कांस्टेंट होता है। तो ये जो डिफ्लेक्शन होता है ना थीटा, डिफ्लेक्शन मतलब कितना एंगल ये घूमेगा, वो प्रोपोर्शन हो जाता है करंट के। आप इस फॉर्मूला से भी देख सकते हो। बेसिकली सी थीटा, इस फॉर्मूला को याद रखना है। यदि इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला को, जनरली अल्फा 90 डिग्री होता है या फिर डिपेंडिंग ऑन कोई किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे वो हो सकता है। तो सी थीटा इक्वल्स टू टॉर्क की वैल्यू सी थीटा हो गई एंगुलर रेसिस्टेंस से, और हमारा मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट से बी आई ए साइन अल्फा होता है, ठीक है। तो थीटा जो हमारा, ये बाकी सब कांस्टेंट है। थीटा प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जितना ज़्यादा करंट उसमें फ्लो करेगा उतना ज़्यादा वो घूमेगा, ठीक है। और जैसे ही घूमेगा वैसे ही उसकी सुई भी ऐसे घूमेगी, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन यदि अपोजिट है तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो हम यहाँ से करंट की वैल्यू, कभी कभी करंट की वैल्यू पूछ देता है तो करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो सी थीटा बाई बी ए साइन अल्फा, तो ये हमारा करंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। और ये सारा कांस्टेंट है। तो इसको हम कैलिब्रेट कर देते हैं जब हम गैल्वेनोमीटर बनाते हैं कि क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, मार्किंग डाल देते हैं कि अच्छा इतना थीटा घुमा तो 1 एम्पियर, मतलब 1 मिली एम्पियर, इतना घुमा तो 2 मिली एम्पियर। इस तरह से हम कैलिब्रेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से वो डिफ्लेक्ट करता है। मैं इसका एक डायग्राम है मेरे पास, वो डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ तो थोड़ा सा और क्लियर होगा, चीज़ें विजुलाइज होगी। आप देखो ध्यान से क्या है इसमें। देखो कॉइल ऐसे सर्कुलर में एक्चुअली लपेटा रहता है, ठीक है। तो जैसे ऐसे एग्जाम्पल के लिए बस दिखाने के लिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैंने भी बनाया था, रेक्टेंगल ही, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और ये हॉर्स शू मैग्नेट एक्चुअली यूज़ करते हैं, ये भी हॉर्स शू जैसा ही है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट होता है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी कॉन्फाइन हो, मतलब ऐसा रहेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बर्बाद नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कॉन्फाइन होगी। अब जैसे ही मैग्नेटिक करंट इसमें पास करता है तो ये घूम जाता है, ऐसे रोटेट कर रहा है, देख लो। रोटेट करने के बाद ये यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है, ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना। इस पर बेसिक सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो भी मैग्नेटिक चैप्टर में। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल्स इस पर नहीं आएंगे। तो बस ये गैल्वेनोमीटर था, ठीक है। तो इस तरह से इसका वर्किंग है। तो बेसिकली ये 4 पॉइंट्स आपको गैल्वेनोमीटर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये आपको याद होना चाहिए कि इट कैन मेजर स्मॉल करंट ओनली, इसका ज़्यादा करंट नहीं हो सकता, और इसका रेजिस्टेंस भी काफ़ी कम होता है। रेजिस्टेंस क्यों कम होना चाहिए, आप 5वां पॉइंट चाहो तो लिख सकते हो, रेजिस्टेंस हैज़ टू बी लेस। RG, जिसको कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, दैट आइडियल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, मगर कम होना चाहिए, क्योंकि हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। यदि इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल करंट को ही डिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब एक्चुअल करंट को ही डेविएट कर देगा। तो उसका फिर पर्पस नहीं रहा हमारा पर्पस है कि एक्चुअल करंट हम मेजर करें, तो इसलिए इसकी रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है। तो इस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, मैं छोटा छोटा लेक्चर बना रहा हूँ गैल्वेनोमीटर पे, फिर एमीटर पे, और फिर वोल्टमीटर पे। एक साथ मैं क्लब नहीं कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन थोड़ा कम हो। तो ये था गैल्वेनोमीटर पे। आगे के लेक्चर में बात करेंगे एमीटर का वर्किंग, अच्छे से हम देखेंगे और उस पर न्यूमेरिकल्स पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।